सो आज हमें सॉल्व करनी थी 12 सितंबर की फर्स्ट शिफ्ट। उम्मीद है आपने इससे पहले की शिफ्ट सॉल्व कर ली होंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच डिजिट शुड कम इन प्लेस ऑफ दिस एंड दिस रिस्पेक्टिवली इफ द नंबर दिस इज डिविजिबल बाय बोथ 8 and 5। सो गिवन नंबर 7, 2, 8, 6, 4 स्टार एंड दिस, ये डिविजिबल है 8 और 5 दोनों से। तो अगर ये 8 से भी डिविजिबल है तो लास्ट में तो इवन टर्म होनी चाहिए। मतलब इन सब ऑप्शंस में से अगर देखें तो सिर्फ 2 और 3 ही सही हो सकता है ना, क्योंकि 8 से डिविजिबल है तो इवन नंबर होनी पड़ेगी। तो इन दोनों में से कोई सही है। अब देखो, अगर सेकंड ऑप्शन ले मतलब 4, 2, 0 और थर्ड ऑप्शन है 4, 4, 0। 8 से डिविजिबल होने के लिए उसकी प्रॉपर्टी है कि लास्ट की थ्री डिजिट्स जो हैं वो 8 से डिविजिबल होने चाहिए। तो 420 तो 8 से डिविजिबल ही नहीं है। 440 डिविजिबल है 55 टाइम्स। सो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। ना अगला क्वेश्चन है कि अ शॉपकीपर मार्क्ड एन आर्टिकल एट ₹5,000। द शॉपकीपर अलाउ डिस्काउंट ऑफ 20%, 50% एंड 10%। तो हमें सेलिंग प्राइस बताना। तो देखो, डिस्काउंट दिया 20%, 15% और 10%। तो मतलब इतने मार्क्ड प्राइस में 20% का डिस्काउंट दिया, मतलब उसको सेल कितना किया 80% में। देन इसको सेल कितना किया 15% का डिस्काउंट, मतलब कितने में सेल किया 85 में। देन 10% का डिस्काउंट मतलब उसके 90% में सेल किया। अब बस इसकी वैल्यू निकाल लो। 5 2 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8। सो 4 इंटू 85 इंटू 9, 9 4 ज़ा 36, 36 इंटू 85। सो 3060 ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मेजर ऑफ 3 एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन रेशियो 17, 13, 15। एक ट्रायंगल के 3 एंगल का रेशियो है 17, 13, 15। फाइंड द पॉजिटिव डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट ऑफ दीज 3 एंगल्स। तो हमें ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट एंगल के बीच का डिफरेंस बताना है। तो ट्रायंगल के 3 एंगल्स का सम 180 होता है। तो 17, 13 और 15 को ऐड करने पे कितना आ रहा है 7, 3, 10, 5, 15, 1, 2, 3 और 4, 45। तो 45 यूनिट की वैल्यू 180 होनी चाहिए। यहाँ से हम अगर 1 यूनिट की वैल्यू देखें तो कितनी हो जाएगी 180/45। और हमें बताना है ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट एंगल के बीच का डिफरेंस। तो यहाँ पे सबसे बड़ा है 17 और सबसे स्मॉल है 13। तो इनके बीच का डिफरेंस कितना है 4 यूनिट है ना। तो मतलब यहाँ से हमें 4 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। अब देखो 9 5 ज़ा 45, 9 2 ज़ा 18, 0, 5 4 ज़ा 20, सो 4 4 ज़ा 16। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। Now the next question is the certain sum of money becomes 7 times itself when invested at a certain rate of simple interest। तो एक certain sum of money मान लेते हैं कि 100। इसको जब हम किसी certain rate पे इन्वेस्ट करते हैं 14 ईयर्स के लिए, तो P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 है ना, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तो ये हो जाता है 7 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ। मतलब अगर हम 100 रुपीज़ इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो कितने हो जा रहे हैं 700 हो जा रहे हैं। मतलब अपने आप का 7 टाइम्स हो जा रहा है। तो यहाँ पे हमें इंटरेस्ट कितने का मिल रहा है, अगर ये प्रिंसिपल और ये अमाउंट है तो इंटरेस्ट कितना होगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल मतलब इंटरेस्ट है यहाँ पे 600। तो यहाँ से अगर हम देखें कि आर की वैल्यू कितनी आएगी तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। सो आर इज इक्वल्स टू 600/14 मीन्स 300/7। नेक्स्ट लाइन में बोला है कि हाउ मच टाइम विल इट टेक टू बिकम 18 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ एट द सेम रेट। तो इसी रेट से यही मनी, रेट क्या है 300/7 पी इंटू आर इंटू टी। तो टी अपॉन 100 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 18 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ। मतलब कि 100 था तो 1800 हो गया। मतलब इंटरेस्ट कितना मिल रहा है 1700 का। टाइम इज इक्वल्स टू 1700 इंटू 7/300। 17 7 ज़ा 119 एंड 119 डिवाइड बाई 3। सो ये हो जाएगा 3 3 ज़ा 9, 3 9 ज़ा 27, 28 29, 3 6 ज़ा 18। तो 39.6 यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। नाउ अगला क्वेश्चन है, इन अ ट्रायंगल पी क्यू आर S is a point on side QR such that P is perpendicular to QR। So एक ट्रायंगल है PQR और S is a point on QR such that S QR पे एक पॉइंट है ऐसे कि जो PS है वो परपेंडिकुलर है QR पे। देन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू। तो हमें बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन ट्रू है। तो देखो, अगर PS परपेंडिकुलर है मतलब यहाँ 90 डिग्री का एंगल बन रहा है और यहाँ भी 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल हुआ और ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल हुआ। तो अगर हम ट्रायंगल पी क्यू एस की बात करें तो हमें पता है कि यहाँ पे हाइपोटेनस का स्क्वायर यानी कि पी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी पी एस का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर क्यू एस का स्क्वायर हो जाएगा, है ना। और ये वाले ट्रायंगल की अगर बात करें तो हाइपोटेनस का स्क्वायर यानी कि पी आर का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी पी एस का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर यानी एस आर का स्क्वायर। तो इस ट्रायंगल में ये पी एस इसमें भी है और मतलब पी एस वाली साइड इसमें भी हो, पी एस वाली साइड इसमें भी हो। तो अगर हम इसकी वैल्यू इक्वल करें मतलब यहाँ से पी एस की वैल्यू क्या आ जाएगी पी क्यू का स्क्वायर माइनस क्यू एस का स्क्वायर, है ना। ये हो जाएगी यहाँ से पी एस स्क्वायर की वैल्यू।
और यहाँ से पी एस स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, पी आर का स्क्वायर माइनस एस आर का स्क्वायर, ये हो जाएगी यहाँ से पी एस स्क्वायर की वैल्यू। तो इसको और इसको, इन दोनों वैल्यूज़ को, क्योंकि ये पी एस की वैल्यू है और ये भी पी एस की वैल्यू है, तो दोनों को इक्वल करें अगर, तो ये हो जाएगा पी आर का स्क्वायर माइनस एस आर का स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी क्यू का स्क्वायर माइनस क्यू एस का स्क्वायर। अब ये सारी टर्म्स पॉजिटिव पॉजिटिव में, तो इनको अगर हम इसको यहाँ कर दें और ये यहाँ कर दें तो ये पॉजिटिव में हो जाएगी, तो पी आर का स्क्वायर ये माइनस क्यू एस का स्क्वायर यहाँ आ जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस क्यू एस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी क्यू का स्क्वायर, और ये एस आर का स्क्वायर यहाँ जाएगा तो प्लस एस आर का स्क्वायर। सो ये वाली टर्म किस ऑप्शन में है, पी आर का स्क्वायर प्लस क्यू एस का स्क्वायर, पी आर का स्क्वायर प्लस क्यू एस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी क्यू का स्क्वायर प्लस एस आर का स्क्वायर। सो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। नाउ अगला क्वेश्चन है कि एम एन वॉक अलॉन्ग अ सर्कुलर ट्रैक, दे स्टार्ट एट 5 AM फ्रॉम द सेम पॉइंट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन एंड एम एन वॉक एट द स्पीड ऑफ 5 rounds per hour and 2 rounds per hour respectively. How many times will they cross each other before 6:30 AM on the same day? So एक सर्कुलर ट्रैक है और M और N इस सर्कुलर ट्रैक में वॉक करते हैं सेम पॉइंट से अपोजिट डायरेक्शंस में। M and N वॉक एट स्पीड ऑफ 5 rounds per hour and 2 rounds per hour रिस्पेक्टिवली। तो ये 5 rounds per hour और ये 2 rounds per hour रिस्पेक्टिवली ऐसे वॉक करते हैं। तो हमें बताना हाउ मेनी टाइम्स विल दे क्रॉस ईच अदर बिफोर 6:30 AM। सो 6:30 AM से पहले वो एक दूसरे को कितनी बार क्रॉस करेंगे, तो मतलब ये एक दूसरे को कितनी बार क्रॉस करेंगे ये निकालने के लिए हमें इनका एलसीएम ले लेना पड़ेगा। तो 5 और 2 का एलसीएम क्या होता है 10। सो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू पाइप ए एंड बी कैन फिल अ टैंक इन 10 minutes एंड 20 minutes। दो पाइप हैं ए और बी जो टैंक को फिल करते हैं 10 minutes में और 20 minutes में। द पाइप सी कैन एम्प्टी टैंक इन 30 minutes और सी टैंक को एम्प्टी कर सकता है 30 minutes में, है ना। तो टैंक की टोटल कैपेसिटी कितनी हो जाएगी 10, 20 और 30 का एलसीएम ले ले तो 60। तो ए की एफिशिएंसी कितनी, अगर ए को 10 minutes लगते हैं 60 कैपेसिटी का टैंक फिल करने में, तो 10 6 है 60, मतलब ए की एफिशिएंसी है 6। ऐसे बी की एफिशिएंसी है 3 और सी की एफिशिएंसी है -2। अब क्वेश्चन में बोला ऑल द 3 पाइप्स आर ओपन एट अ टाइम इन द बिगनिंग, हाउएवर सी इज क्लोज 2 minutes बिफोर द टैंक इज फिल्ड। तो मतलब टैंक फिल होने के 2 मिनट पहले सी को बंद कर दिया जाता है। तो अगर सी को बंद नहीं करें सोचो तो सी 2 मिनट्स में -2 की एफिशिएंसी से कितना फिल कर लेगा 2 2 ज़ा 4 यानी कि -4 और, है ना। तो मतलब 60 - 4 इज 56। हमने ये चेंज कर लिया ना, मतलब टोटल कैपेसिटी 60 थी, अगर हमने सोचा कि सी को क्लोज ना किया जाए 2 मिनट पहले, मतलब सी 2 मिनट तक और चले, तो वो अपनी -2 एफिशिएंसी से -4 यूनिट्स पानी और टैंक और खाली कर देगा। तो 60 में से 4 इज 56। तो अब ये तीनों पाइप 6, 3 और -2 एफिशिएंसी से, यानी कि 6, 3, 9 और -2 इज 7। तो 7 एफिशिएंसी से इतनी कैपेसिटी का टैंक फिल करना है, मतलब 7 8 56। सो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। तो क्वेश्चन पूछा है इफ टोटल नंबर ऑफ सक्सेसफुल स्टार्टअप इज 2910। सक्सेसफुल स्टार्टअप की वैल्यू इतनी है, तो ये पूरा सक्सेसफुल स्टार्टअप का ही चार्ट है, मतलब कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 100% की वैल्यू है 2910। तो यहाँ से 1% की कितनी वैल्यू होगी, ये 100 नीचे आ जाएगा। तो हमें बताना है देन फाइंड द नंबर ऑफ स्टार्टअप्स इन एजुकेशन सेक्टर एंड एग्रीकल्चर सेक्टर। तो एजुकेशन सेक्टर और एग्रीकल्चर सेक्टर में कितने स्टार्टअप हैं, एजुकेशन सेक्टर में 24% और एग्रीकल्चर सेक्टर में 12%। सो 24 एंड 12 इज 36%। तो हमें 36% की वैल्यू निकालनी है। सो 0 से 0 कैंसिल। आंसर अप्रॉक्सीमेशन में बताना है नेग्लेक्टिंग द डेसिमल पार्ट्स। ये वैल्यूज़ बहुत क्लोज हैं तो हमें मल्टीप्लाई करके ही चेक करना पड़ेगा। लाइक 6 1 6, 9 6 54, 4 5, 6 2 12 और 5 17, देन 3 1 3, 9 3 27, 3 2 6 7 8। सो दिस विल बी 6 4 5 6 7 7 7 14 1 8 9 10 और यहाँ पे पॉइंट। सो 1047 यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट, इसी के ज़्यादा पास है। सो अगला क्वेश्चन है कि इफ़ द इनकम्स ऑफ पी क्यू एंड आर इन रेशो 10 12 और 9। तो पी क्यू और आर हैं और इनकी इनकम्स का रेशो है 10 12 और 9 एंड देयर एक्सपेंडिचर आर इन रेशो 12 15 और 8। तो इनकम का रेशो हम एक्स में मान लेते हैं 10x 12x और 9x, है ना। और एक चीज़ और हमें पता होनी चाहिए कि इनकम इज इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग होता है। तो ये हो गई इनकी इनकम का रेशो। देन इनके एक्सपेंडिचर का रेशो क्या बोला है 12 15 और 8। सो दिस इज 12y 15y एंड 8y।
आगे क्या बोला, इफ़ क्यू सेव्स 25% ऑफ हिज इनकम, अगर क्यू अपनी इनकम का 25% सेव करता है तो क्यू 25% मतलब 1/4 होता है ना, और क्यू की इनकम कितनी है 12, तो अगर वो 12 का 1/4 सेव करता है मतलब 4 3 ज़ा 12, 12 का 3 सेव करता है 12 में से, तो अगर 12 में से 3 उसकी सेविंग्स है तो उसका एक्सपेंडिचर कितना होगा 9, है ना। तो मतलब ये 15y भी एक्सपेंडिचर की वैल्यू है क्यू के, तो मतलब कि 15y इज इक्वल्स टू 9x, है ना। ऐसा है ना कि 12x अगर उसकी इनकम है तो उसका वो 1/4 सेव करता है, मतलब 4 3 ज़ा 12, 3x सेव करता है, तो एक्सपेंस कितना करता होगा 9x। तो यहाँ से 15y इज इक्वल्स टू 9x, तो अगर हम x अपॉन y की वैल्यू देखें, x अपॉन y इज इक्वल्स टू 15/9, मतलब 3 3 ज़ा 9, 3 5 ज़ा 15। सो यहाँ से x की वैल्यू बोल सकता है हम 5 है और y की वैल्यू 3 है, तो अब बस x y की वैल्यू आ गई, मतलब तो क्वेश्चन बहुत ईजी हो गया। लाइक 10x मतलब p की इनकम हो गई 50, 12x मतलब q की इनकम हो गई 60 और 9x मतलब r की इनकम हो गई 45। यहाँ से 12y मतलब p का एक्सपेंडिचर हो गया 36 और 15y मतलब q का एक्सपेंडिचर हो गया 45 और 8y मतलब r का एक्सपेंडिचर हो गया 24। तो यहाँ से इनकी सेविंग देख लेते हैं कि 50 में से अगर 36 एक्सपेंडिचर है तो सेविंग कितनी होगी 14, 60 में से 45 अगर एक्सपेंडिचर है तो सेविंग कितनी होगी 15 और 45 में से 24 अगर एक्सपेंडिचर है तो सेविंग कितनी होगी 21। तो हमें बताना है रेशो ऑफ सेविंग्स ऑफ पी क्यू आर, तो 14:15:21, सो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज लेट t इक्वल्स टू 2/5 देन द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन दिस, तो हमें इसकी वैल्यू बतानी है। तो यहाँ पे t का क्यूब मतलब 2/5 का क्यूब मतलब 8/125 प्लस 3/5 का क्यूब मतलब 27/125 प्लस 9/5 इंटू टी मीन्स 2/5। बस इसको सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा 8/125 प्लस 27/125 प्लस 9 2 ज़ा 18 और 5 5 ज़ा 25। तो इन सब का एलसीएम तो 125 ही आएगा, सो दिस इज़ 125 और यहाँ पे 8 प्लस 27 प्लस 25 5 ज़ा 125, तो 18 5 ज़ा 90। So 90 plus 27 is 117 and 117 plus 8 is 125. So 125 upon 125 यानी कि 1, option number 4 is correct. Now the next question is the classification of 100 students based on marks obtained by them in English and mathematics in an examination is given in table below. Study the table and answer the question as follow. Marks out of 50, ये 50 में से marks है ना, subject है English, maths और aggregate. If at least 40% marks in mathematics are required for pursuing higher studies in mathematics, how many students will be eligible to pursue higher studies in mathematics? मतलब अगर mathematics में से 40% marks required हैं हायर स्टडीज़ परस्यू करने के लिए, तो कितने स्टूडेंट्स हैं एलिजिबल रहेंगे हायर स्टडीज़ के लिए? तो 50 मार्क्स है, 50 का 40% कितना होता है 20, तो 20 और उसके अबव वाले सारे स्टूडेंट्स एलिजिबल रहेंगे हायर स्टडीज़ के लिए। सो 20 एंड अबव फॉर मैथमेटिक्स इज 65, सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट। तो अगला क्वेश्चन क्या है, स्टडी द गिवन टेबल एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। द गिवन टेबल शोज द प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेफ्रिजरेटर इन अ कंपनी। ये टाइप्स ऑफ रेफ्रिजरेटर है ए बी और सी और ये ईयर्स है। हमें बताना है इन विच ऑफ द गिवन ईयर्स वाज द प्रोडक्शन ऑफ बी टाइप रेफ्रिजरेटर इज क्लोजेस्ट टू द एवरेज प्रोडक्शन ओवर द गिवन ईयर्स। तो बी रेफ्रिजरेटर का एवरेज प्रोडक्शन कितना है गिवन ईयर्स में, ऐड कर लेते हैं 0 6 4 10 9 1 10 20 0 and 2 8 2 10 9 2 ज़ा 18 18 and 10 is 28 28 and 9 is 37 37 and 8 is 45 का 5 कैरी ओवर 4 1 2 3 4 5 and 4 is 9 और इसका एवरेज निकालना है तो इसको डिवाइड कर देंगे 1 2 3 4 5 से। सो 5 1 ज़ा 5 5 9 ज़ा 45 एंड 0 0। सो अब देखना है कि कौन सा ईयर 1900 के सबसे क्लोजेस्ट है। लाइक अगर हम 2013 और 15 देखते हैं, 2013 में 1910 है, 2015 में 1960 है, तो ये तो बहुत ज़्यादा है। 2012 में 80-90 बहुत कम है। 2014 में 1940, इसमें 40 है। फिर 2012 और 13 में देखते हैं तो 2012 में सिर्फ 10 कम है, -10 है ना हमारे एवरेज से, और 2013 में सिर्फ +10 ज़्यादा है। तो ये दोनों वैल्यू सबसे क्लोजेस्ट हैं, सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट। ना अगला क्वेश्चन है द हाइट ऑफ सिलेंडर इज 20 सेंटीमीटर, द लेटरल सरफेस एरिया इज दिस, इट्स वॉल्यूम इज। हमें पता है कि लेटरल सरफेस एरिया सिलेंडर का क्या होता है 2πRh। तो 2πRh की वैल्यू कितनी दी हुई है 1760, साथ में हाइट की वैल्यू दी है 20। सो 2 इंटू 22/7 इंटू r इंटू 20 इज इक्वल्स टू 1760।
सो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 8 ज़ा 16 एंड 2 8 ज़ा 16 और 4 2 ज़ा 8। सो आर की वैल्यू यहाँ से हो जाएगी 7 2 ज़ा 14, रेडियस 14 आ गया। अब हमें बताना है वॉल्यूम। तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। सो दिस विल बी 22/7 इंटू आर स्क्वायर 14 इंटू 14 इंटू एच इज 20। सो 7 2 ज़ा 14 एंड 22 इंटू 2 इज 44, 44 इंटू 14 2 ज़ा 28, 280। और यहाँ पे लास्ट में यूनिट डिजिट 0 आएगी। सो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, राज डिवाइड्स 1200 इन रेशो 2 1 and 3 among 3 of his friends. The amount equal to the sum of 3 times of the largest share and 2 times of the smallest share. तो देखो 3 4 5 6 यूनिट्स की वैल्यू क्वेश्चन में दी है 1200, तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 200। अब हमें बताना है कि द सम ऑफ 3 टाइम्स द लार्जेस्ट शेयर एंड 2 टाइम्स द स्मॉलेस्ट शेयर। तो लार्जेस्ट शेयर यहाँ पे 3 है और स्मॉलेस्ट शेयर यहाँ पे 1 है। सो 3 टाइम्स द लार्जेस्ट शेयर इज 9x और 2 टाइम्स द स्मॉलेस्ट शेयर इज 2x। सो 9 + 2 इज 11x की हमें वैल्यू बतानी है और x की वैल्यू हमारी 200 है। तो 11 इंटू 200 इज 2200। सो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। x + 1/x इज इक्वल्स टू 15, देन द वैल्यू ऑफ दिस। अब इसको अगर सिंप्लीफाई करने की कोशिश करें तो ऊपर नीचे अगर हम x से डिवाइड कर देते हैं तो ये हो जाएगा 7x - 9 + 7/x, है ना। और इसको डिवाइड कर दें तो ये हो जाएगा x - 1 + 1/x। अब देखो यहाँ से ये 7x है और ये 7/x है, तो अगर मैं 7 कॉमन ले लूँ तो ये क्या हो जाएगा 7x + 1/x - 9 और दिस विल बी x + 1/x - 1 और x + 1/x की वैल्यू हमें क्वेश्चन में 15 है। तो 7 इंटू 15 - 9 और 15 - 1, बस इतना सॉल्व करना है। सो 15 7 ज़ा 105 - 9 अपॉन 15 - 1 इज़ 14। 105 में हम 9 माइनस करेंगे, सो दिस विल बी 96, 96 अपॉन 14 इज, सो दिस विल बी 2 7 ज़ा 14, 2 4 ज़ा 8 एंड 2 8 ज़ा 16, 48/7, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। नाउ अगला क्वेश्चन इज, इन अ ट्रायंगल ABC एंड DEF, दो ट्रायंगल हैं ABC एंड DEF। ऑल्सो गिवन है कि AB इक्वल्स टू FD एंड एंगल A इक्वल्स टू एंगल D, एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल D। द टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय SAS क्राइटेरियन। दोनों ट्राइंगल को हमें SAS क्राइटेरिया से कॉन्ग्रुएंट बताना है। तो अगर यहाँ पे इनका एक एंगल कॉन्ग्रुएंट है और ये वाली साइड इक्वल है तो अगली हमें साइड ही बतानी पड़ेगी। सो AC और D साइड हो जाएगी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट। Now the next question is, the given table shows the number of soaps sold by 4 different companies in 4 different months. ये 4 different month हैं, ये 4 different company है। हमें बताना है the total number of soap sold by company Q and S together in May. Q and S together in May. So Q and S in May, है ना, is what % more than number of soap sold by company P in July. P in July. So Q S together P से कितना कम या ज़्यादा है, कितने % कम या ज़्यादा है। सो इसको ऐड कर लेते हैं। सो दिस इज 6, 4 and 3 इज 7, 7 and 5 इज 12 एंड 1 2 3 327 और ये 18 20 से कितना ज़्यादा है। अब देखो ज़्यादा तो है, कितना ज़्यादा है। सो दिस इज 7 - 2 इज़ 5 एंड 12 - 8 इज़ 4, 2 - 1 इज़ 1। अब हमें इसका % निकालना है। सो 1 4 5 6 अपॉन 1820 इंटू 100, 0 से 0 कैंसिल। अब देखो इसको डिवाइड करना है तो या तो यूनिट डिजिट में 6 है, मतलब या तो 2 3 ज़ा 6 या 2 8 ज़ा 16, है ना। लास्ट की डिजिट 8 या 3 आएगी। सो 8 2 ज़ा 16 का 6 कैरी ओवर 1, 8 8 ज़ा 64 1 65। सो 5 and 6, 8 1 ज़ा 8 and 6 14, 146। सो 80%, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। Now the next question is, if 28.9 upon x is equals to x upon 36.1. सो यहाँ से क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अगर इनकी पॉइंट में वैल्यू कंसिडर ना करें तो 289 इंटू 361। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 289 17 का स्क्वायर है और 361 19 का स्क्वायर है। तो अब इनको मल्टीप्लाई कर देता हूँ, जो आंसर आएगा उसमें एक डिजिट बाद हमें पॉइंट लगाना पड़ेगा। सो 17 9 ज़ा 153 का 3 एंड 15 इज कैरी ओवर, 17 1 ज़ा 17 प्लस 15 इज 32। सो 3 2 और एक पॉइंट लगा दे तो 32.3, ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ 2 cosec स्क्वायर थीटा प्लस 3 cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 17, देन द वैल्यू ऑफ थीटा, और थीटा की वैल्यू 0 और 90 के बीच में आएगी।
तो सबसे इजी वैल्यू क्या होती है 45, क्योंकि उसमें साइन और कॉस दोनों की सेम वैल्यूज होती हैं और tan 1 होता है, तो वही मान के देख लेते हैं कि 2 इंटू साइन 45 इज 1/√2, सो कॉसेक 45 इज √2 का स्क्वायर इज 2, सो 2 + 3 tan 45 इज 1, सो 1 का स्क्वायर इज 1 × 1, तो 2 2 4 + 1 इज 7, 17 तो नहीं आ रहा। तो अब मान लेते हैं 30 डिग्री। 30 डिग्री में 2 इंटू साइन 30 इज 1/2, सो कॉसेक 30 इज 2, 2 का स्क्वायर इज 4, प्लस 3 इंटू tan 30 इज 1/√3, so cot 30 is √3 and √3 का स्क्वायर इज 3, so इंटू 3, 4 2 is 8 + 3 3 is 9, 8 + 9 is 17, मतलब कि सेटिस्फाई हो रहा है, मतलब 30 डिग्री पे सेटिस्फाई हो रहा है, सो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। सो इसको सॉल्व करने के लिए रैशनलाइज कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 1 + साइन अपॉन 1 + साइन, और ये 1 + साइन का होल स्क्वायर हो जाएगा और रूट हट जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 + साइन अपॉन 1 माइनस साइन एंड 1 + साइन, मतलब a + b a - b, यानी कि 1 - साइन स्क्वायर थीटा और 1 - साइन स्क्वायर थीटा इज कॉस स्क्वायर थीटा, सो दिस इज कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा रूट में है तो रूट से बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा। अब इनको अगर सेपरेट कर लें तो ये हो जाएगा 1/cos + साइन अपॉन कॉस, 1/cos इज सेक और साइन अपॉन कॉस इज tan, सो सेक थीटा + tan थीटा, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिंप्लीफाई दिस। तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं कि 14.5 - 13.5 इज 1, 5 - 1 इज 4 एंड 7 - 4 इज 3, 3 - 3 इज 0, सो 15.5 - 0 इज 15.5, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट। Now the next question is, if two circles C1 and C2 touch each other externally, the radius of C1 is 16 cm and radius of C2 is 8 cm, find the length of their common tangent। तो दो सर्कल अगर एक दूसरे को एक्सटर्नली टच करते हैं तो उनकी कॉमन टेंजेंट क्या होती है 2 √R इंटू स्मॉल r, सो दिस इज 2 और कैपिटल R हमारे पास मतलब कि बड़ी वाली रेडियस 16 इंटू स्मॉल r मतलब छोटी रेडियस इज 8। बस अब इसको सॉल्व कर लो, तो ये तो हो जाएगा 8 2 = 16 एंड 8, यहाँ से 8 बाहर आ जाएगा, सो ये दोनों 8 बाहर आ जाएंगे, सो 8 2 = 16 एंड √2, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वैल्यू ऑफ दिस। अब इसको सॉल्व करने के लिए अगर हम यहाँ से साइन थीटा कॉमन ले लें तो ये क्या हो जाएगा 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे अगर कॉस थीटा कॉमन ले लें तो ये क्या हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, एंड दिस इज 1/tan थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। अब ये देखो हमारे पास cos 2 थीटा के 4 फॉर्मूले आप लोगों को पता होंगे कि cos 2 थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है, एक तो होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, एक होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, और क्या होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और एक tan के फॉर्म में होता है 1 + tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 - tan स्क्वायर थीटा। तो ये cos 2 थीटा के 4 फॉर्मूले होते हैं। अब यहाँ से 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा को हम cos थीटा लिख सकते हैं, और 2 cos स्क्वायर थीटा -1 को भी हम cos 2 थीटा लिख सकते हैं। सो ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू cos 2 थीटा अपॉन cos थीटा इंटू cos 2 थीटा, एंड दिस इज 1/tan थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। तो cos 2 थीटा से cos 2 थीटा तो कट जाएगा, ये क्यूब में है ना टर्म्स, ये तो क्यूब में है, सो ये साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज tan क्यूब थीटा, और अपॉन में है tan थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, सो ये तो tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, सो दिस इज tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। अब देखो माइनस कॉमन ले लें, सो दिस इज सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज 1, सो दिस इज -1, सो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। बाकी की शिफ्ट्स आप प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। See you soon in the next video. Thanks for watching.